नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर लोकसभा में हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह राजनीतिक नारा नहीं, पवित्र संघर्ष का प्रतीक। कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, तुष्टीकरण के लिए उसने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक कर वंदे मातरम और देश को तोड़ा। पान मसाला पर उपकर लगाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की हरी झंडी। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने पास किया स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी व्यवस्था पर नहीं होगा कोई असर। उड़ानों की संख्या बढ़ने और ऑन टाइम परफॉर्मेंस में सुधार के बाद हवाई अड्डों पर कुछ सुधरे हालात, लेकिन संकट अब भी बरकरार। केंद्र सरकार ने कहा, जांच जारी, ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए नजीर बनेगा। इंडिगो ने डीजीसीए को सौंपा जवाब। मूल कारण विश्लेषण के लिए मांगी मोहलत। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया परामर्श। चीन की यात्रा करते समय या वहां से गुजरते समय उचित सावधानी बरतने की सलाह। कहा, उम्मीद करते हैं चीन भारतीय नागरिकों को चुनिंदा रूप से निशाना नहीं बनाएगा। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.6 तीव्रता का भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी। प्रशासन ने लोगों से की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की कई ऐतिहासिक पड़ावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सरल नहीं रही है। वंदे मातरम ने आपातकाल की बेड़ियों से संघर्ष करते हुए राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा दी है और आज भी यह देशवासियों को एकजुट करने की प्रेरणा देता है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वंदे मातरम और जनगण मन के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत की स्वतंत्रता का मंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा में हम सभी सदस्यों ने पूरा वंदे मातरम गीत गायन कर इस गीत को नमन किया है और अगले अधिवेशन में महाराष्ट्र विधानसभा में भी वंदे मातरम गीत पर चर्चा होगी।
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को हटाने का काम किया क्योंकि उनमें दुर्गा और सरस्वती जैसे शब्द शामिल थे। जब इस बारे में अरविंदो घोष को जानकारी मिली थी तो वो हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से हिंदू संस्कृति का केंद्र रहा है और ऐसे में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का साहित्य में प्रतिबिंबित होना स्वाभाविक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के उद्घोष ने न सिर्फ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो दिया बल्कि औपनिवेशिक काल में एक जैसी जनचेतना फैलाई जो स्वाधीनता प्राप्ति के दौर में हर संघर्ष का जय घोष बन गया। भारत माता के महत्व और विराटता को प्रकट करता वंदे मातरम इसने स्वतंत्रता के दौर में और उसके बाद भी राष्ट्रभक्ति की भावना को स्वर दिए। ऐसे में आइए जानते हैं वंदे मातरम का पूरा अर्थ और महत्व क्या है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमारे देश की पहचान और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारे देश की गरिमा और उसकी महानता का उद्घोष तो करता ही है, साथ ही यह हमारे देश की सुंदरता और मां भारती की शक्ति की विशालता का वर्णन भी करता है। दरअसल आनंद मठ में बंकिम बाबू ने संतान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यानी भारत माता के ऐसे बच्चे जो अपनी माता के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जरिए भारत माता की संतानें अपनी माता के प्रति भक्ति की यही भावना प्रदर्शित करती हैं। वस्तुतः वंदे मातरम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें वंदे का अर्थ है नमन करता हूं और मातरम का अर्थ है माता या मां को, यानी हे मां मैं आपको नमन करता हूं। इस राष्ट्रगीत में भारत माता की स्तुति की गई है जो अपने संतानों को पोषण प्रदान करने वाली भी हैं और धर्म की रक्षक भी। मां भारती जितनी विमला यानी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और अधर्म से रहित और कमला यानी धन और समृद्धि प्रदान करने वाली हैं, उतनी ही वे अपनी संतानों की रक्षा करने वाली प्रचंड शक्ति भी हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को आंदोलित और प्रकाशित किया। लेकिन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हुए और मुस्लिम लीग की मांग के आगे झुकते हुए वंदे मातरम के केवल एक संक्षिप्त संस्करण को ही पार्टी के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में लिया गया। लेकिन आज हम आपको राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे हिस्से को उसके अर्थ के साथ बताएंगे, जिसे जानकर आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। वंदे मातरम गीत का आरंभ होता है भारत माता की वंदना से, जहां पहला पद है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, यानी हे मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम जल से समृद्ध हो, फलों और वनों से परिपूर्ण हो और मलय पर्वत से बहने वाली हवा तुम्हें शीतलता प्रदान करती है। हे मातृभूमि तुम खेतों में फसलों से लहलहा रही हो, हे मां तुम्हें प्रणाम। वहीं वंदे मातरम के दूसरे पद में मां भारती की शक्ति और उसकी महिमा की वंदना की गई है। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम, यानी वो जिसकी रातें चांदनी रोशनी से शोभायमान होती हैं, वो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित वृक्षों से ढकी हुई है, जो सदैव हंसने वाली और मधुर वाणी वाली है, जो सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। हे हमारी मातृभूमि, हे मां तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत के तीसरे पद में भारत माता को दुश्मन सेना को हराने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।
कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर कर वाले, के बोले माँ तुमी अबले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है करोड़ों कंठ मधुर वाणी में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, करोड़ों हाथों में तुम्हारी रक्षा के लिए धारदार तलवारें थामी हुई हैं। माँ कौन कहता है तुम अबला हो, तुमने बल धारण किया हुआ है, तुम तारने वाली हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो, हे माँ तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के चौथे पद में भारत माता को ज्ञान और धर्म का स्रोत बताया गया है। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे 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 वंदे मातरम। यानी तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और तुम ही जीवन का सार हो, तुम ही हमारे शरीरों में प्राण शक्ति हो, हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो तुम ही हो, हृदय में जो भक्ति है वो तुम ही हो और तुम्हारी प्रतिमा ही हर मंदिर में है। हे मां तुम्हें प्रणाम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 5वां पद देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, जो मां दुर्गा के रूप में मातृभूमि की महिमा और रक्षात्मक क्षमता को दर्शाती है। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम ही 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो, तुम ही वाणी और विद्या देने वाली मां सरस्वती हो, तुम्हें प्रणाम। तुम धन धान्य और समृद्धि देने वाली हो, तुम अति पवित्र हो, तुम अतुलनीय हो, तुम जल से समृद्ध फलों से भरपूर हो, हे मां तुम्हें प्रणाम। वंदे मातरम के आखिरी पद में मातृभूमि की सुंदरता और सौम्यता का वर्णन है। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। यानी तुम श्याम वर्ण वाली, अति सरल, दयालु, सदैव हंसने वाली और सुंदर हो। हे पालन पोषण करने वाली मातृभूमि तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे मां तुम्हें प्रणाम। वस्तुतः बंकिम चंद्र चटर्जी संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की बात एक सभ्यता प्रधान राष्ट्र के रूप में की और उसकी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित किया। जो 5000 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, जबकि यूरोपियन वेस्टफालियन राष्ट्र केवल 400 साल पुराने हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक ढांचे से परिभाषित होते हैं। निश्चय ही वंदे मातरम गीत उसी महान सभ्यता प्रधान राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक पहचान और भारत माता की अभिव्यक्ति है, जिसका हर शब्द हर पद हमारी मातृभूमि भारत माता की महानता, उसके शौर्य और गौरवमयी संस्कृति का वंदन करता है तथा देश के कोटि कोटि लोगों को मातृभूमि पर शीश झुकाने को प्रेरित करता है और करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में राज्यों के एनडीए सांसदों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में आज राज्य के एनडीए सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा से भर दिया। इस दौरान प्रदेश के मेरे परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए उनके संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। डबल इंजन सरकार राज्य की जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी के 20वें सेशन पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, यह बहुत खुशी की बात है कि यूनेस्को की
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी का 20वां सेशन भारत में शुरू हो गया है। इस फोरम में 150 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स एक साथ आए हैं, जिनका मकसद हमारी साझी परंपराओं को बचाना और उन्हें पॉपुलर बनाना है। भारत इस मीटिंग को होस्ट करके खुश है, और वो भी लाल किले में। ये समाजों और पीढ़ियों को जोड़ने के लिए कल्चर की ताकत का इस्तेमाल करने के हमारे कमिटमेंट को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग आढाव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, बाबा आढाव जी को समाज सेवा के लिए किए गए उनके प्रयासों, खासकर हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने और मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। भारत हमेशा पाकिस्तान की घटनाओं पर नजर रखता है। पाकिस्तान के घटनाक्रम से जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चलते हैं। ब्रिटेन की ओर से खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन की ओर से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का भारत ने स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कदम आतंकवाद, चरमपंथ, अवैध फंडिंग और वैश्विक आपराधिक गिरोह के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे तत्व सिर्फ भारत और ब्रिटेन नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए खतरा है। भारत ने उम्मीद जताई है कि काउंटर टेररिज्म और सुरक्षा सहयोग पर दोनों देश मिलकर काम और तेज करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही भारी असुविधा के बीच विमानन सुरक्षा नियामक ने संबंधित कंपनी से शोकॉज नोटिस का जवाब मिलने की पुष्टि की है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइन के जवाब की जांच के बाद उचित एक्शन लिया जाएगा। इंडिगो ने अपनी प्रतिक्रिया में यात्रियों को हुई भारी असुविधा और कठिनाई के लिए गहरा खेद व्यक्त किया है और वो पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो के सीईओ और सीओओ द्वारा हस्ताक्षरित जवाब सोमवार शाम को सौंपा गया था। एयरलाइन ने अपनी सफाई में तकनीकी खामियों, मौसम और नए रोस्टरिंग नियमों सहित कई कारकों का हवाला दिया है। एयरलाइन ने संकट के सटीक कारणों का पता लगाने में असमर्थता जताई। हालांकि इंडिगो ने रूट कॉज एनालिसिस के लिए 15 दिन का समय भी मांगा है। हैदराबाद में सड़कों के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार की इस पहल पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक्स पर कांग्रेस पर ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज करने और दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को नाम बदलने का इतना ही शौक है तो हैदराबाद का नाम फिर से भाग्यनगर कर देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि बदलते आर्थिक माहौल में शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय टेक हब के रूप में पेश करने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं। इससे विदेशी निवेश और ग्लोबल ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश आकर्षित करने और हैदराबाद की वैश्विक पहचान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वहीं भाजपा इसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से छेड़छाड़ मान रही है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की तीसरी बैठक सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैसन क्लेयर ने संयुक्त रूप से की। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी और ऑस्ट्रेलिया के कौशल और प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू गाइल्स भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच शिक्षा कौशल के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा गया। अब तक ऑस्ट्रेलिया के 7 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है और इसी के तहत 15 से अधिक शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। Our National Education Policy 2020 envision an ecosystem that is globally benchmarked yet deeply rooted in Indian values. This presence of more than 15 leading international institutions in India is central to this vision. To ensure that our students can access global standards of education without leaving home, while also inviting learners from abroad to experience India's rich heritage and cultural diversity. As we hand over this letter of intent today, we are laying this foundation for a future where education is not bound by geography, but a future where young learners can benefit from global facilities and opportunities.
इस मौके पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच संयुक्त रूप से 10 नए रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा प्री प्राइमरी शिक्षक के क्षेत्र में शिक्षकों की पेशेवर क्षमता में सुधार को लेकर भी दोनों के बीच सहयोग हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में कुछ और CBSE स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही दोनों देश मिलकर स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए स्पोर्ट्स पाठ्यक्रम भी तैयार करेंगे। I am pleased to share that we are also exploring the opportunities of setting up few more CBSE affiliated schools in Australia, catering to our growing Indian diaspora and demands of CBSE syllabus in school system due to its strength in STEM education across the world. Since nowadays CBSE is getting traction due to its STEM education in all part of globe. So Australia is also, we are entering the Australian education ecosystem. डीडी न्यूज पर भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम का प्रसारण प्रति माह सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे होता है। विगत 2 वर्षों से प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम की प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में इस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से सुभाषित की ओर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। देखिए हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की सुप्रभातम पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। डीडी न्यूज पर हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का एक अनूठा संगम है, जिसका उद्देश्य दर्शकों को भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित एक ताजगी भरी शुरुआत देना है। गत 2 वर्षों से प्रसारित हो रहा एक समग्र जीवन शैली से जुड़ा कार्यक्रम है, जहां विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए विशेष सेगमेंट्स के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और स्वस्थ जीवन शैली के मूलभूत व प्रेरक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस कार्यक्रम की प्रशंसा की, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से सुभाषित की ओर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। वस्तुतः सुप्रभातम इस कार्यक्रम का आरंभ होता है आज के पंचांग से, जहां आज की तिथि, वार, नक्षत्र जैसे भारतीय सामयिक मानकों को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद प्रस्तुति होती है संस्कृत सुभाषित की। इस प्रभाग में संस्कृत के प्रेरणादायक श्लोकों या सूक्तियों को उनके हिंदी और अंग्रेजी अर्थों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद के प्रभाग में भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष को, भारत गौरव गाथा को समग्र ऐतिहासिक अवबोध के साथ आधुनिक समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर विशेष रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा और ज्ञान भारतम जैसे प्रशासन के विशेष उपक्रमों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। निश्चय ही यह सुप्रभातम कार्यक्रम का केंद्रीय और एक लोकप्रिय प्रभाग है, जिस ओर युवा वर्ग के आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की सार्वकालिक विशेषताओं के साथ समन्वित करने का सत्प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह इतिहास ही है जो हमें उन्नत भविष्य की ओर ले जाने में भी सक्षम है। सुप्रभातम के अगले हिस्से में स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर युगानुरूप अवधान होता है। इनसे जुड़ी प्रस्तुतियों में विशेषज्ञों द्वारा योग अभ्यास, ध्यान और आयुर्वेद से जुड़े उपक्रमों द्वारा आधुनिक जीवन शैली को अधिक स्वस्थ और समृद्ध बनाने का ध्येय सम्मिलित होता है। इन प्रभागों में आधुनिक स्वास्थ्य उपक्रमों को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के योग व आयुर्वेद जैसे उत्कृष्ट व महनीय शास्त्रों के आलोक में भी समझने और फिर संबद्ध समाधान की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। और सुप्रभातम में इसके बाद होती है भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा की प्रमुख भाषा संस्कृत को आधार बनाकर विशेष प्रस्तुति की, जिसका नाम है संस्कृत पाठशाला। क्योंकि यह आवश्यक है कि समस्त भारतीय ज्ञान निधियों को उसकी मूल भाषा के साथ ही समझा जाए, ताकि योग, आयुर्वेद व अन्य शास्त्रीय उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान के तत्वों को भारतीय जनमानस स्वयं उसकी मूल भाषा अर्थात संस्कृत में विशेष रूप से समझने का अवबोध चरण दर चरण विकसित कर सके। इस तरह ज्ञान परंपरा, कला, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रस्तुतियों के साथ सुप्रभातम यह कार्यक्रम विशेष निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और विरासत के बारे में नई जागरूकता के प्रसार के साथ संलग्न है। धर्मेंद्र आर्य के साथ नारायण दत्त मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।